सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और आप सभी को पता है इस चैनल पे लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए आपको डेली क्लास मिलती है। तो आज हमारी 33वीं क्लास है और आज की इस क्लास में अपन जो चैप्टर नंबर 18 है इसको कंप्लीट करेंगे। और देखिएगा मैं आपको आज के इस चैप्टर में तापमान वितरण है उसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं आपको इस सारे टॉपिक का यानी जो अपन ने पढ़ा है इसके एमसीक्यू क्वेश्चन है वो भी अपन देखने वाले हैं। और उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने कल आपको बताई थी बुक के संबंध में एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि जो कल वाला वीडियो था उसके कमेंट बॉक्स में कुछ साथियों ने ये सवाल पूछा है कि आपकी बुक है वो कहाँ मिलेगी। तो देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ, बुक अभी तक आई नहीं है, बुक है वो कब तक आएगी तो मैं आपको बताऊँ तो ये आपकी 7 फरवरी से पहले यानी स्टार्टिंग फरवरी में या फिर मैं कहूँ जनवरी एंड तक आपको बुक है वो मार्केट में मिल जाएगी। अगर जनवरी एंड नहीं आती है तो 7 फरवरी से पहले बुक है वो आपको मार्केट में मिल जाएगी। और मैं आपको बताऊं अभी बुक कंप्लीट है लगभग, उसमें जो कुछ छोटी मोटी गलतियां हैं या फिर कोई एमसीक्यू क्वेश्चन जो अभी नए एग्जाम्स में आ रहे हैं उनको ऐड किया जा रहा है और साथ में उसकी भाषा है वो थोड़ी सी अगर छोटी मोटी गलतियां हो रखी है उनको भी एक बार फिर से सॉर्ट आउट किया जा रहा है ताकि बुक है वो बहुत ही ऑथेंटिक हो, उसमें गलतियाँ वो कम से कम हो। तो इसलिए जो साथी हैं साथ वाले वो एक एक चैप्टर को लेके मैं भी दिन में जितने भी चैप्टर मेरे से होते हैं उनको देखता हूँ कि उनमें क्या क्या गलतियाँ हैं, क्या नई चीज़ें वो ऐड की जा सकती है। तो वो काम चल रहा है। वैसे बुक है वो सारी तैयार है, तो बुक अब तैयार है तो प्रिंटिंग का काम है वो बचता है और प्रिंटिंग का काम है वो 5-7 दिन में हो जाएगा एंड आपको 7 फरवरी से पहले बुक है वो मार्केट में मिल जाएगी। और मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप ये जो मैटर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और साथ में बुक जैसे आएगी आप परचेस करके उसको पढ़ लेंगे तो 80+ क्वेश्चन है वो आपको उस बुक में हूबहू मिल जाएंगे 100 में से, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए अपन आज का जो चैप्टर है तापमान वितरण उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि तापमान वितरण को नियंत्रित करने वाले महत्वपूर्ण कारक। अब देखो 6 महत्वपूर्ण कारक है, इनको एक बार आप याद करो, यहीं से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कैसे आता है, वो क्वेश्चन आपका ऐसे आता है कि तापमान वितरण को नियंत्रित करने वाला कारक है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे ये 6 महत्वपूर्ण जो कारक है वो आपको ऑप्शन में दिखेंगे। तो पहला कारक कौन सा है, वो है अक्षांश। अभी अपन एक बार इनके नाम पढ़ रहे हैं उसके बाद में एक एक करके समझेंगे। दूसरा आता है उत्तुंगता जिसे अपन एल्टीट्यूड बोलते हैं, और ये उत्तुंगता क्या होती है, समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई, और ये है वो भी तापमान वितरण को प्रभावित करती है। उसके बाद में अपन बात करें तीसरा जो कारक आता है वो आता है वायु सहती जिसे अपन एयर मास इंग्लिश में बोलते हैं। चौथा जो कारक है वो आता है समुद्र से दूरी, यानी कोई स्थान है वो समुद्र के नज़दीक है तो वहाँ पे तापमान अलग होगा, अगर कोई स्थान है वो समुद्र से दूर होगा तो वहाँ पे तापमान है वो अपन को अलग देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो समुद्र में महासागरीय धाराएं चलती है वो भी किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करती है। और इसके अलावा छठा जो कारक आता है वो आता है स्थानीय कारक। इसमें अपन उस क्षेत्र की स्थानीय कारक जैसे उसकी भूआकृति कैसी है, इसके अलावा वहाँ पे वनस्पति कितनी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, ये सारे स्थानीय कारक होते हैं जो किसी क्षेत्र के तापमान वितरण को प्रभावित करते हैं। तो ये 6 कारक है वो आपने देख लिए और आपने नाम भी इनका एक बार याद कर लिया होगा। तो अब अपन एक एक करके अपन समझते हैं। तो पहला जो अपना कारक आता है वो आता है अक्षांश। अक्षांश देखिएगा किस प्रकार तापमान वितरण को प्रभावित करते हैं। तो ये बात लगभग अपन ने ऊपर भी कर ली थी कि भूमध्य रेखा पर सूर्य वो लंबवत चमकता है, यानी सूर्य की किरणें वो लंबवत पड़ती है। इस कारण भूमध्य रेखा पे आप देखेंगे तो उच्च तापमान आपको देखने को मिलेगा। इसके विपरीत जैसे जैसे अपन ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणें वो तिरछी होती जाती है या सूर्य की किरणें वो थोड़ी झुक जाती है, जिससे ध्रुवों पर सूर्य तप है वो कम मिलते हैं तो वहाँ पे तापमान है ध्रुवों पर वो कम रहता है। ये दोनों ही बातें वो आपकी अक्षांश के संबंध में है, यानी अक्षांश है वो किस प्रकार तापमान वितरण को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे आप इस इमेज में भी देख सकते हो कि ये आपका सूर्य है और यहाँ पे ये पृथ्वी है। तो भूमध्य रेखा है वहाँ पे तो ये जो सूर्य की किरणें वो सीधी पड़ती है, जबकि जो यहाँ पे ध्रुव है यानी जो पोल्स है वहाँ पे ये आपकी
तिरछी पड़ती है, इससे ये एक बड़ा क्षेत्र कवर करती है। इससे बड़ा क्षेत्र कवर करेगी तो सूर्य तप है वो कम मिलेगा। अगर मान लो सीधी जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो बहुत ही छोटा क्षेत्र है वो कवर करती है, इसके कारण वहाँ पे सूर्य तप है वो ज़्यादा मिलता है। अब देखिएगा जो दूसरा हमारा कारक आता है वो आता है समुद्र तल से उत्तुंगता। अब ये देखो जियोग्राफिकल लैंग्वेज में है उत्तुंगता, लेकिन इसको आप समझोगे तो बहुत ही आसान है। वास्तव में उत्तुंगता क्या है कि समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात देखिएगा, कोई भी स्थल है वो अगर ऊंचाई पे स्थित है यानी ऊंचाई के साथ साथ तापमान है वो कम होता है, तो इसलिए जो ऊंचाई पर या पहाड़ी क्षेत्रों में स्थान स्थित होगा उसका तापमान कम होगा। और इसके विपरीत कोई मान लो समुद्र तल के पास स्थित है यानी कोई स्थान ऐसा है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई बहुत ही कम है, तो वहाँ पे तापमान है वो बहुत अधिक होगा। ठीक है, ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। समुद्र की उत्तुंगता किस प्रकार तापमान वितरण को प्रभावित करती है। तीसरा जो अपन कारक देखते हैं वो आता है वायु सहती। अब वायु सहती क्या होता है? वायु सहती एक बड़ा वायु का क्षेत्र होता है जिसमें एक समान तापमान और आर्द्रता होती है। अब ये जो आपकी एयर मास है वो दो प्रकार की हो सकती है, एक आपकी गर्म, एक आपकी शीत। अब मान लो कोई गर्म एयर मास है, वार्म एयर मास है, तो वो क्या करेगा, किसी क्षेत्र में अगर बह रहा है या चल रही है वहाँ पे, मतलब हवाएं चल रही है जो कि गर्म है, तो वो क्या करेगी, उस क्षेत्र का तापमान है वो बढ़ा देगी, अधिक होगा वहाँ पे तापमान। और इसके विपरीत मान लो अगर किसी क्षेत्र में शीत वायु सहती चल रही है तो वहाँ पे तापमान है वो कम होगा, क्योंकि ये शीत है तो वो तापमान ऑटोमेटिकली कम कर देगी उस स्थान का। तो ये आपका तीसरा कारक हो जाता है। चौथे कारक की अपन बात करें समुद्र से दूरी। अब समुद्र से दूरी ये किस प्रकार प्रभावित करती है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही नॉर्मल है। यानी कोई स्थान है वो समुद्र के पास है तो वहाँ पे वर्ष भर समान तापमान रहता है, यानी तापमान में अंतर ज़्यादा नहीं होता है। तो इसलिए उस स्थान पे आपको किस प्रकार की जलवायु देखने को मिलेगी, सम जलवायु यानी समान जलवायु। इसके विपरीत अगर कोई स्थान समुद्र से दूर स्थित है तो वहाँ के तापमान में अंतर अधिक होगा और वहाँ पे विषम जलवायु आपको देखने को मिलेगी। ये बात नॉर्मल सी है, दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे मैं अगर आपको उदाहरण दूँ तो जैसे देखिएगा, समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है, जबकि स्थल है वो जल्द ही गर्म हो जाता है और जल्द ही ठंडा हो जाता है। तो कोई मान लो स्थलीय भाग है और वहाँ पे मान लो गर्मी पड़ रही है तो वो बहुत अधिक गर्म हो जाएगा, इसके कारण उसका तापमान अचानक बढ़ जाएगा। और अगर वहाँ पे सर्दी पड़ रही है तो उसका तापमान अचानक घट जाएगा। तो इसलिए तापमान में जो अंतर है वो बहुत अधिक हो जाता है और इसके कारण उस स्थलीय भाग पे यानी जो समुद्र से दूर है वहाँ पे विषम जलवायु है वो अपन को देखने को मिलती है। अब देखिएगा पांचवा जो कारक आता है वो आता है महासागरीय धाराएं। अब ये महासागरीय धाराएं अपन अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा महासागरीय धाराएं हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक तो गर्म धाराएं, दूसरी होती है ठंडी धाराएं। अब मान लो कोई तटीय क्षेत्र है यानी कोई देश है वो किसी समुद्र के तट पर स्थित है तो वहाँ पे गर्म धाराएं चल रही है तो उस क्षेत्र का तापमान है वो आप सभी को पता है वो अधिक होगा, यानी वहाँ पे तापमान अधिक होगा, जलवायु है वो अधिक गर्म होगी। इसके विपरीत कोई ऐसा देश है जो समुद्री तट के पास स्थित है और उस समुद्री तट पर ठंडी जो महासागरीय धाराएं हैं वो चल रही है तो वहाँ की जलवायु है वो ठंडी होगी और तापमान भी कम होगा। अब देखिएगा जो छठा कारक आता है वो आता है स्थानीय कारक। अब इसमें स्थानीय कारक में बहुत सारे छोटे मोटे कारक हैं, वो आप देखिएगा। पहला आता है तट से दूरी, इसको अपन बोलते हैं महाद्वीपीयता, इसको मैं आगे आपको समझाऊंगा अभी। और इसके अलावा मान लो कोई स्थान है उसकी भू आकृति है वो भी इस स्थानीय कारक में आती है, यानी कोई क्षेत्र है वो पहाड़ी पर स्थित है तो अपने पहाड़ी वाली बात ऊपर करके हैं। इसके अलावा उस क्षेत्र में कौन सी हवाएं चल रही है वो भी मैटर करती है, वहाँ की वनस्पति कैसी है, मिट्टी किस प्रकार की है और वहाँ पे जो ढलान की दिशा है वो किस ओर है या ढलान कितना है, वो भी सारे तापमान वितरण को प्रभावित करते हैं। तो ये आप स्थानीय कारकों में जो छोटे मोटे कारक हैं जो कि तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं, इनके नाम भी आप याद रखिएगा। अब देखिएगा तापमान का वितरण अपन विश्व के संबंध में देखते हैं तो तापमान का जो वितरण अपन जब दर्शाते हैं वो दिखाते हैं समताप रेखाओं से, जिनको बोला जाता है आइसोथर्म। तो ये नाम भी याद रखेंगे, आइसोथर्म।
हिंदी में बोले तो समताप रेखाएं। अब इसका नाम ही इस प्रकार है कि आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। सम का मतलब समान, ताप का मतलब तापमान वाली रेखाएं। अब इनकी परिभाषा देखिएगा, ये वो काल्पनिक रेखाएं होती है जो मानचित्र पर समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है। तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा क्योंकि इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। अब देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण बात कि दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पे समताप रेखाएं हैं वो कम टेढ़ी मेढ़ी होती है। इसका मुख्य कारण क्या है कि वहाँ पे विशाल महासागरीय विस्तार है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण आपको बात बताता हूँ। ये आपकी मान लो पृथ्वी है, ठीक है, ये आपकी भूमध्य रेखा है और ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर है यानी उत्तरी गोलार्ध है, ये आपका साउथ हेमिस्फीयर है। तो अब यहाँ पे देखिएगा जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है यानी उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पे जलीय भाग है वो कम है जबकि स्थलीय भाग है वो ज़्यादा है। इसके विपरीत आप साउथ हेमिस्फीयर में देखेंगे तो स्थिति उल्टी है, यहाँ पे जलीय भाग है वो अधिक है और इसके विपरीत जो स्थलीय भाग है वो कम है। तो यहाँ पे जलीय भाग है वो आप सभी को पता है वो देर से ही ठंडा होते हैं, देर से ही गर्म होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो समताप रेखाएं होंगी वो ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी क्योंकि तापमान में जो अंतर होता है तापांतर वो बहुत कम होता है। इस कारण यहाँ पे आपको जो समताप रेखाएं देखने को मिलेगी वो एकदम स्थिर देखने को मिलेगी। तो ये बात आप याद रखिएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं स्थिर होती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पे विशाल महासागरीय या जलीय विस्तार देखने को मिलता है। अब अपन बात करते हैं कि जनवरी में समताप रेखाएं हैं वो मतलब कहने का मतलब अलग अलग स्थानों पर जनवरी में तापमान है वो कैसा अलग अलग स्थानों पर देखने को मिलता है। और इसके विपरीत अपन पढ़ेंगे जुलाई की समताप रेखाएं यानी जो तापमान देखा जाता है वो एक तो मेजर किया जाता है जनवरी में और एक देखा जाता है जुलाई में। तो इसलिए अपन इनको बोलते हैं जनवरी की समताप रेखाएं और जुलाई की समताप रेखाएं। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले अपन जनवरी की समताप रेखाएं देखते हैं और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि जनवरी की जो समताप रेखाएं होगी वो महासागरों के ऊपर उत्तर की ओर झुकती है। इसके विपरीत महाद्वीपीय भाग होंगे उनमें ये दक्षिण की ओर झुकती है। तो ये झुकाव आप याद रखेंगे, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है कि समताप रेखाएं जो जनवरी की है वो महासागरों में किस दिशा की ओर झुकती है, तो उत्तर की ओर, जबकि महाद्वीपों में किस ओर, दक्षिण की ओर। अब देखिएगा इसका कारण भी यही है कि उत्तरी गोलार्ध में तो भूमि क्षेत्र अधिक है, ऊपर मैंने आपको बताया, जिससे गर्म धाराएं हैं वो यहाँ पे प्रभाव स्पष्ट करती है और ये गर्म धाराएं हैं ये इनको उत्तर की ओर झुका देती हैं। ठीक है, ये इसका मुख्य कारण है। अब देखिएगा अपन बात करते हैं जनवरी में जो अलग अलग स्थान है, मुख्य रूप से अपन जैसे विषुवतीय रेखीय क्षेत्र देखेंगे, इसके अलावा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उनका अलग अलग स्थानों पे क्या क्या तापमान रहते हैं। तो जनवरी की जो समताप रेखाएं हैं उनमें आप देखेंगे जो विषुवतीय रेखीय महासागर जो क्षेत्र है यहाँ पे जो मासिक मध्य तापमान या औसत तापमान रहता है वो 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। तो ये लाइन आप सीधा याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके विपरीत आप देखेंगे जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है यानी भूमध्य रेखा से लेके उत्तर में तो कर्क रेखा, एक बार मैं आपको बना के बता देता हूँ। ये आपकी पृथ्वी हो गई, ये आपकी क्या है भूमध्य रेखा, और ऊपर इधर क्या है ये कर्क रेखा, और नीचे आप देखेंगे ये है मकर रेखा। ये जो आप क्षेत्र देख पा रहे होंगे, एक बार मैं इनका नाम भी लिख देता हूँ। ये आपकी क्या है कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा, और ये तीसरी क्या है आपकी मकर रेखा। ये सारे साथी इन रेखाओं के नाम है वो जानते होंगे। अब इनके मध्य का जो क्षेत्र आप देखेंगे ये रहता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और यहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो तापमान रहता है वो कितना रहता है 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक। ठीक है, जबकि आप देखेंगे ये जो मैं आपको दिखाऊं आपका येलो कलर से या ग्रीन कलर से अपन देख लें, ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है विषुवतीय रेखीय क्षेत्र, और यहाँ पे जो तापमान रहता है वो 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो तापमान है
वो 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 0 डिग्री सेल्सियस यानी -0 डिग्री तक आपको कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे जो यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया महाद्वीप का जो आंतरिक भाग है जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, यहाँ पे आप देखेंगे जनवरी में जो समताप रेखाएं होती है यानी यहाँ का तापमान वो -18 डिग्री सेल्सियस से लेके -48 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि जनवरी में जो समताप रेखाएं होती है उनमें यूरेशिया के आंतरिक भागों में तापमान कितना रहता है, तो -18 से -48 डिग्री सेल्सियस। ये जनवरी की समताप रेखाओं का वितरण या आंकड़े हैं। अब देखिएगा जनवरी में जब बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध की, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग अधिक है, यानी यहाँ पे अधिकांश आप देखेंगे महासागर का भाग है। तो यहाँ पे समताप रेखाएं नियमित होती है और अक्षांशों के समानांतर होती है, यानी उनमें कोई ज़्यादा अंतर है वो नहीं आता है। ये लाइन भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके अपने नोट्स में लिख लेना। अब अपन देखते हैं कि जनवरी की जो समताप रेखाएं हैं उनमें दक्षिणी गोलार्ध के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे तापमान है वो कितना रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है वहाँ पे तापमान है वो आपको देखने को मिलता है 20 डिग्री सेल्सियस। और जैसे जैसे आप ऊपरी अक्षांशों में जाएंगे यानी ध्रुवों की ओर जाएंगे, जैसे 35 के बाद 45 डिग्री अक्षांश, तो ये हो जाता है आपका 10 डिग्री सेल्सियस तापमान। और इसके आगे भी आप लिख लेना, अगर अपन बात करें 60 डिग्री साउथ या दक्षिणी अक्षांश की, तो यहाँ पे ये हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसको भी नोट करके इस सारणी में नीचे लिख लेना, जो कि मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। अब अपन बात करते हैं जुलाई में समताप रेखाएं। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों में लगभग सेम है। यहाँ पे आप देखेंगे जनवरी में भी विषुवतीय रेखीय महासागरीय क्षेत्र थे, वहाँ पे 27 डिग्री से अधिक तापमान था। और यहाँ पे भी आप देखेंगे जो विषुवतीय महासागरीय क्षेत्र है यहाँ पे भी 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। तो दोनों में ये बात कॉमन है, यानी कहने का मतलब है कि जो विषुवतीय प्रदेश होते हैं वहाँ पे तापमान में अंतर है, तापांतर बहुत कम होता है, यानी लगभग समान सा रहता है, चाहे वो जनवरी की बात करो चाहे जुलाई की बात करो। उसके बाद में देखिएगा एशिया के जो स्थलीय भाग है, अब स्थलीय भाग है तो सीधी सी बात है तापमान है वो थोड़ा अधिक रहेगा। तो ये कितना, और यहाँ पे बात हो रही है एशिया के जो स्थलीय भाग जो कि 30 डिग्री नॉर्थ जो लेटीट्यूड है उस पर स्थित है, वहाँ पे तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहते हैं। और अब देखो जैसे जैसे अपन 40 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे चाहे 40 डिग्री साउथ में जाएंगे, यानी ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, तो तापमान कम होता जाता है। और यहाँ पे आपका तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। ये तीनों बातें वो आपको जुलाई की जो समताप रेखाएं हैं तापमान वितरण है इसमें याद रखनी है। अब देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे भी आ जाती है कि तापांतर, यानी मान लो जैसे कोई क्षेत्र है उसमें तापमान है वो जैसे 60 चला गया एक दिन में, उसके बाद में अगले दिन मान लो 30 पे आ गया, तो इनके बीच का जो ये अंतर है ये कहलाता है तापांतर। तो अब ऐसे स्थान जिनका तापांतर बहुत अधिक है और ऐसे स्थान जहाँ पे तापांतर बहुत कम रहता है ये अपन को देखना है, यानी सर्वाधिक तापांतर वाला क्षेत्र और न्यूनतम तापांतर वाला क्षेत्र। तो अब देखिएगा सर्वाधिक तापांतर वाला क्षेत्र की बात करें तो ये आपका यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया महाद्वीप में जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पे आप देखेंगे इस तापांतर का जो मान रहता है वो लगभग 60 डिग्री सेल्सियस। और इसका मुख्य कारण है महाद्वीपीयता। महाद्वीपीयता का मतलब क्या होता है कि कोई भी स्थान अगर समुद्र से दूर स्थित है यानी आंतरिक भागों में स्थित है महाद्वीपों के, तो वो महाद्वीपीयता की स्थिति कहलाती है, यानी समुद्र के प्रभाव से दूर स्थित स्थान है वो महाद्वीपीयता कहलाती है। ठीक है, और ऐसा स्थान जो समुद्र तट से बहुत दूर है तो वहाँ पे तापांतर भी अधिक होगा, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके विपरीत देखिएगा सबसे कम तापांतर वाला क्षेत्र कौन सा है, तो ये आपका 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेके 15 डिग्री जो आपका उत्तरी अक्षांश है उनके बीच का जो क्षेत्र है ये सबसे कम तापांतर वाला क्षेत्र है। और यहाँ पे आप देखेंगे तापमान में जो अंतर है वो 3 डिग्री सेल्सियस इतना ही देखने को मिलता है, यानी वर्ष भर लगभग समान तापमान है वो इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है।
तो यहाँ पे ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन पढ़ते हैं तापमान व्युत्क्रमण या जिसे बोलते हैं तापमान विलोमता। ये क्या होती है? तो सामान्यतः अपन पढ़ते हैं कि जो तापमान है वो ऊंचाई के साथ क्या होता है, घटता है। ये बात मैं आपको ऊपर भी बता के आया हूँ। लेकिन तापमान विलोमता में क्या होता है, इसके विपरीत स्थिति बनती है कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ने लगता है। अब इसमें समझिएगा कि इसकी आदर्श स्थिति है वो आपको कब देखने को मिलती है, यानी आपको तापमान में विलोमता की ये जो स्थिति है वो कब देखने को मिलेगी, तो ये मिलेगी सर्दियों में। और इसके अलावा आसमान है वो क्या होगा, साफ। ये इसकी आदर्श स्थिति है कि किसी क्षेत्र का आसमान साफ है और वहाँ पे सर्दियाँ हैं, तो ये तापमान विलोमता की स्थिति है वो आपको देखने को मिल सकती है। अब इसमें देखिएगा तापमान विलोमता में एक महत्वपूर्ण शब्द आता है वायु अपवाह। ये क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों में रात में ठंडी हवा है वो भारी होकर ढाल से नीचे घाटी की तली में जमा हो जाती है और उसके बाद में गर्मी ऊपर चली जाती है और ठंडी हवा नीचे रहती है। इसे ये अपन वायु अपवाह बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है ये आपका पहाड़ी क्षेत्र है और ये आप इधर देख रहे हैं नीचे, ये आपका कौन सा क्षेत्र है, ये घाटी क्षेत्र है और ये आपका आप देखेंगे ये पहाड़ी क्षेत्र है। तो ये पहाड़ी क्षेत्र में रात को क्या होता है कि जो ठंडी हवा होती है वो चलकर इस घाटी में पहुंच जाती है और मतलब ये भारी होती है तो जम जाती है घाटी में, और इसके विपरीत जो गर्म हवा है वो चली जाती है ऊपर। और ये जो आपका संचरण है इसी को अपन बोलते हैं वायु अपवाह। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे अभिवहन, अभी अभिवहन शब्द है जिसे एडविक्शन बोला जाता है, ये मैंने आपको समझाया था। और ये अभिवहन तापीय विलोमता क्या होती है कि गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर आ जाती है। तो ये देख लो जो वायु अपवाह की स्थिति होती है इसमें क्या होता है कि जो गर्म हवा है वो ठंडी हवा के ऊपर आ रही थी। ठीक है, ऊपर अभी हमने पढ़ा था कि घाटी में जो ठंडी हवा है भारी होने के कारण नीचे चली जाती है और गर्म हवा ऊपर आ जाती है। तो ये कहलाता है आपका अभिवहन तापीय विलोमता। तो आपसे ये स्थिति पूछी जाएगी कि अभिवहन तापीय विलोमता में हवाओं की स्थिति क्या होती है, तो आप कहेंगे इसमें गर्म हवा है वो ठंडी हवा के ऊपर आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे दो महत्वपूर्ण बातें, प्लैंक का नियम है। प्लैंक के नियम के अनुसार ये आपको बात याद रखनी है कि कोई भी वस्तु है उसका तापमान अधिक है तो वो अधिक ऊर्जा उत्सर्जन करेगी और जो ऊर्जा उत्सर्जित करेगी वो कम तरंग दैर्ध्य वाली होगी, यानी शॉर्ट वेवलेंथ होगी। जैसे मान लो अपन यहाँ पे उदाहरण लें सूर्य का, तो सूर्य का तापमान अधिक होता है तो तापमान अधिक होगा तो ये अधिक ऊर्जा है उसका उत्सर्जन करता है। और इसके विपरीत इसकी जो तरंगे होती है वो कैसी होती है, कम तरंग दैर्ध्य वाली या लघु तरंग दैर्ध्य इसकी किरणें होती हैं। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करें दूसरा, एक आपकी शब्द आता है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है कि 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए होती है वही होती है विशिष्ट ऊष्मा। यानी कोई भी 1 ग्राम पदार्थ है, मान लो इसका तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस है और अपन को इसको करना है 23 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी आवश्यक ऊर्जा होगी उसी को अपन बोलेंगे विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे अपन ने तापमान वितरण पढ़ लिया है और इसके अलावा तापीय विलोमता है वो भी पढ़ लिए। अब अपन पढ़ते हैं रुद्धोष्म परिवर्तन, जिसको अपन बोलते हैं एडिएप्टिक चेंज। ये क्या होता है, उसकी परिभाषा लिखी गई है कि तापमान में परिवर्तन बिना किसी ऊष्मा के आदान प्रदान के कारण जो ये परिवर्तन होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म परिवर्तन। अब इसको समझिएगा ये कैसे होता है कि इसमें तापमान में बिना परिवर्तन यानी तापमान में कोई भी चेंज नहीं होता है। और जैसे मान लो हवा ऊपर उठी तो हवा ऊपर उठेगी ना तो वो हवा फैल जाएगी और हवा फैलने से ठंडी हो जाएगी, इसी को अपन बोलेंगे रुद्धोष्म शीतलन। और इसके विपरीत मान लो हवा नीचे आ रही है यानी हवा संकुचित हो रही है तो वो हवा गर्म होती है और इसी को अपन बोलते हैं रुद्धोष्म तापन। तो दोनों स्थिति आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे तापमान
बिना परिवर्तित हुए यहाँ पे क्या हो रहा है, शीतलन और तापन हो रहा है। और ये स्थिति कैसे होती है, ये हवा के ऊपर उठने और नीचे, या फिर आप कह सकते हो कि हवा के संकुचन और फैलाव के कारण। तो ये आप याद रखिएगा। सीधा क्वेश्चन आता है कि रुद्धोत्सम परिवर्तन है वो किससे होते हैं, तो ये आपका संकुचन और फैलाव के कारण होता है। ठीक है, तो ये हमारी पूरी थ्योरी है वो कंप्लीट हो चुकी है इस चैप्टर की। और अब देखिएगा अपन एमसीक्यू क्वेश्चन है वो करने वाले हैं कल वाली क्लास में, क्योंकि अलग से, क्योंकि उस टाइम आप रिवीजन भी कर लेंगे। और 22-23 क्वेश्चन है तो मैं आपको उसमें समझाऊंगा, तो अपनी 30-40 मिनट की क्लास रहेगी, तो अपन कल वाली क्लास में करेंगे। तो जितने भी साथी जो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और मैं आपको बता देता हूँ टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा देखिएगा, अगर आप इस चैनल को इकोनॉमिक सपोर्ट देना चाह रहे हैं, यानी आपको लगता है कि कंटेंट बहुत ही अच्छा मिल रहा है फ्री में, और आप इकोनॉमिक सपोर्ट अपनी तरफ से मर्जी से देना चाहते हो तो दे सकते हो। यानी ये इकोनॉमिक सपोर्ट किसके माध्यम से, ज्वाइन के माध्यम से। यानी आपको सब्सक्राइब के पास में ज्वाइन वाला बटन दिख रहा होगा, उसमें आप इस चैनल पे पहले मेंबर भी बन सकते हो और साथ में इस चैनल को आर्थिक सहयोग भी आप दे सकते हो। तो मिलते हैं अपन कल वाली क्लास में।